तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम जो हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है, इसके क्लास नोट्स कंप्लीट चैप्टर को जो है एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने को इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि जो आपके सभी डाउट्स हैं, सभी जो छोटे मोटे क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ में आए, या हमारा रेस्पिरेशन, डाइजेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या एक्सर्शन सिस्टम, जो भी आपने अभी तक कवर नहीं किया है, वो सभी जो है लाइफ प्रोसेस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को हम हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी कोई चीज़ है वो अलाइव है या फिर वो अलाइव नहीं है। तो अलाइव होने का या किसी चीज़ के जिंदा या अलाइव होने का जो साइन है, वो हमारा पहला साइन है मूवमेंट। अब मूवमेंट का क्या है कनेक्शन? हमारी जो सभी लिविंग थिंग्स हैं जो अलाइव हैं वो सभी मूव करती हैं। कुछ लिविंग या अलाइव केसेस में आप देखते हैं फिजिकल मूवमेंट जो आपको क्लियरली विजिबल होती है, बट प्लांट्स के केस में, अब प्लांट्स जो है ये हमारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल नहीं कर सकते, बट प्लांट्स में भी जो है वो मूवमेंट होती है। वो होती है हमारे मोलिकुलर या सेल्स के लेवल पर, बट जो हमारी सभी लिविंग थिंग्स या अलाइव जो थिंग्स हैं सभी में मूवमेंट होती है। इसके अलावा ग्रोथ, हमारी सभी अलाइव थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। जैसे कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और वो धीरे धीरे जो है टाइम के साथ ग्रो करते हैं। सेम ऐसा ही एनिमल्स और ह्यूमंस के केस में भी होता है। उसके अलावा जो हमारी सभी लिविंग थिंग्स हैं उनको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए या कहें कि जीवित रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए जो है वो फूड और एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं ये इन्वायरमेंट के जो उनके आसपास का सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंड करती हैं। यानी कि जो अगर उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट होता है तो मोस्ट ऑफ द जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं ये ग्रो करती हैं, रिप्रोडक्शंस करती हैं। यानी कि जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है रिस्पोंड करती हैं। अगर इन्वायरमेंट इनके अकॉर्डिंग नहीं होता तो कुछ अलाइव थिंग्स जो है ये सरवाइव भी नहीं कर पाती, डेड हो जाती हैं, अपने आप को जो है नष्ट कर लेती हैं। यानी ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं ये अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पोंड करती हैं। इसके अलावा जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये अलाइव जो थिंग्स हैं, ये हमारी सभी जो है ये सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स हमारी बनी होती हैं एटम्स से, और जो हमारी अलाइव और लिविंग थिंग्स हैं ये हमारी सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद लिविंग थिंग्स जो है ये हमारी सभी लिविंग थिंग्स जो है ये रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करती हैं। यानी कि ये अपनी पीढ़ी को या अपने जो कहें अपनी जीन्स को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं ये सभी रेस्पिरेट करती हैं। इस चैप्टर में आपको रेस्पिरेशन के बारे में और डिटेल में बताएंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन को लेना या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिसमें हम हमारे फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो रेस्पिरेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो हमारे सिम्टम्स थे, ये जो हमारे साइंस थे, ये हमारे साइन हैं किसी भी चीज़ के अलाइव होने के। तो अभी मैंने आपको मोलिकुलर मूवमेंट्स के बारे में बताया था, तो यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि मोलिकुलर मूवमेंट जो है ये नेसेसरी लाइफ के लिए क्यों है। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हों या प्लांट्स हों, ये सभी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। और टिश्यूज जो है ये हमारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और सेल्स जो हैं ये काफ़ी स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं टिश्यूज में। अब इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो हमारी सेल्स हैं ये कई बार नष्ट हो जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे कि जो हमारा ऑर्गेनिजम्स का ऑर्डर नेचर है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट
हो जाता है। अब ऑर्गेनिजम्स को अगर अलाइव रहना है तो इनके लिए ज़रूरी है कि ये स्ट्रक्चर को रिपेयर करते रहें, मेंटेन करते रहें। और मेंटेन करने के लिए अब देखिए ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ये सभी मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो टाइम टू टाइम होती रहे, ताकि जो है स्ट्रक्चर्स जो है लिविंग क्रिएचर्स ये अपने स्ट्रक्चर्स को रिपेयर और मेंटेन करते रहें और लॉन्गेस्ट टाइम तक सरवाइव कर सकें और अलाइव रह सकें। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो हमारे लाइफ प्रोसेस हैं ये क्या होते हैं। तो लाइफ प्रोसेस जो है ये हमारे ऐसे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए। अब हमारे ऑर्गेनिजम्स चाहे एक्टिव स्टेट में हो या इनएक्टिव स्टेट पर, ये जो फंक्शंस हैं ये अनइंटरप्टेडली परफॉर्म होते रहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, अब ऑर्गेनिजम्स चाहे वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, चाहे वो जाग रहे हों चाहे सो रहे हों या कुछ काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो, बट रेस्पिरेशन जो है वो चलती रहती है। उसी तरीके से जो हमारे लाइफ प्रोसेस हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सर्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सभी लाइफ प्रोसेस जो हैं ये अनइंटरप्टेडली जो है परफॉर्म होते रहते हैं, ताकि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस अर्थ पर सरवाइव कर सके। तो ये थी हमारी लिविंग लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। तो अब इधर देखिए जो हमारे मेंटेनेंस प्रोसेस, ये जो लाइफ प्रोसेस हैं इनको जो है डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए और इन प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी को जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आउटसाइड ऑफ द बॉडी से कंप्लीट। और साथ ही जो एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म अगर मान लीजिए बाहर आउटसाइड ऑफ द बॉडी से जो है आउटसाइड से जो एनर्जी जो है वो गेट करेंगे, उस एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक जो है एनर्जी ट्रांसफ़र का भी प्रोसेस होना चाहिए, राइट। तो चलिए अब इस बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिससे हमारे एनिमल या प्लांट्स या जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को टेक इन करें और उसका यूटिलाइज करें जो है लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, राइट। अब न्यूट्रिशन हमारा कैसे होता है? न्यूट्रिशन के लिए जो हमारे फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनसे हम क्या गेट करते हैं? न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के लिए, बिल्डिंग मटेरियल्स, क्योंकि जब हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं तो ऑर्गेनिजम्स में कुछ ब्रेकडाउन्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए एंड बॉडी प्रोसेस के कंट्रोल के लिए, इन सब के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या है हो सकते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाटर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट। और हमें ये सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारे फूड से। अब न्यूट्रिएंट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये जो है ये हमारे फूड के मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जबकि मिनरल और वाइटामिन्स ये हमें काफ़ी स्मॉल अमाउंट में जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए हम इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो न्यूट्रिशन जो है ये बॉडी की ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट और हमारी जो हेल्थ के लिए है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे तरीके से हेल्दी सर्वाइव कर सके इन्वायरमेंट में, अर्थ पे। इसीलिए जो है वो न्यूट्रिशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स को जो है कई तरीके की एक्टिविटीज़, जैसे हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, उन सब को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो एनर्जी है ये हमें न्यूट्रिशन के थ्रू या न्यूट्रिएंट्स के थ्रू जो है वो हमें मिलती है। तो इसके आगे देखो जो हमारी लाइफ है अर्थ पे ये ज़्यादातर डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर। कैसे? जो हमारे फूड सोर्सेज है इनमें मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज जो है ये हमारे
कार्बन बेस्ड होते हैं। बट जो हमारे कार्बन बेस्ड सोर्सेज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी ऑर्गेनिजम्स इन कार्बन सोर्सेज का सेम प्रोसेस से या इजीली यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस हैं वो अलग अलग या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लाइक इधर देखिए आप, जैसे हमारे दो यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में अभी मैं आपको रफली बता देता हूँ। जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है ये हमारा फूड्स या एल्गी या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो हमारे जो हैं वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो हमारा हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है इसका यूज़ करते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते और अपने फूड या न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं। लाइक ह्यूमंस जो है वो हमारे हेट्रोट्रोफ्स होते हैं जो कि अपने फूड के लिए ऑटोट्रोफ्स यानी कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। दूसरी तरफ जो प्लांट्स हैं वो हमारे ऑटोट्रोफ्स होते हैं क्योंकि प्लांट्स जो हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ कहा है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी से ऑर्गेनिज्म को अक्वायर करना और उस प्रोसेस का यूज़ करना फूड सोर्सेज के ब्रेकडाउन के लिए जो है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ से आपको रेस्पिरेशन की एक और डेफिनेशन मिल गई कि रेस्पिरेशन का यूज़ सिर्फ ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आउटसाइड या बाहर भेजना नहीं होता। रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो ये होता है कि हम ऑक्सीजन की इनटेक करें, देन उसका यूज़ करें हमारे सेल्यूलर नीड्स के लिए, जो हमारे फूड सोर्सेज हैं उनका ब्रेक डाउन करने के लिए, और इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। प्लांट्स के केसेस में ये प्रोसेस जो है ऑपोजिट होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं, अपना जो सेल्यूलर नीड्स हैं उनकी उसके लिए वो फूड को प्रिपेयर करते हैं, एंड देन जो है उस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ फूड, राइट। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ कहा गया है कि देखिए जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें फूड के इनटेक के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो है कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। जो हमारे सिंगल सेल ऑर्गन्स हैं ये सिंपली डिफ्यूजन का यूज़ करके जो है वो गैसेस का इनटेक कर लेते हैं या फूड आइटम्स का इनटेक कर लेते हैं। बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और सभी सेल्स हमारी जो है वो इन्वायरमेंट या अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती। तो भी सभी सेल्स जो हैं वो फूड आइटम्स का डिफ्यूज़न के थ्रू जो है अपनी सारी रिक्वायरमेंट को जो है गैसेस की या फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकती। इसीलिए जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो है स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि फूड या ऑक्सीजन के इनटेक के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में ऑक्सीजन के इनटेक के लिए लंग्स, नोज़ या फिर फूड के इनटेक के लिए जो है फूड को पचाने के लिए जो हमारा फूड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इस तरीके से जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो है स्पेसिफिक जो है ऑर्गन्स होते हैं फॉर टेकिंग ऑफ फूड और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है जब कार्बन सोर्सेज से जो रिएक्शन होती है या जब हम फूड को इनटेक करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, तो उसके साथ साथ जब हमारे फूड आइटम्स हैं तो वो कुछ बाई प्रोडक्ट्स ऐसे भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि बॉडी के लिए या सेल्स के लिए यूजलेस होते हैं और ये हार्मफुल भी हो सकते हैं सेल्स के लिए। अब जो यूजलेस या हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये बॉडी को या और सेल्स को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए जो है हमें एक्सर्शन सिस्टम की जो है या एक्सर्शन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कवर हो सकता है कि हमें जो है एक्सर्शन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है।
चलिए आगे देखते हैं, हमारे आते हैं यहाँ क्वेश्चंस। तो डिफ्यूजन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो है सफिशिएंट क्यों नहीं है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको ऊपर करवाया था, तो आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं किसी चीज़ को अलाइव या नॉन अलाइव कहने के लिए, तो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी ऊपर। उसके बाद हमारे ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमारे हैं कि ऑर्गेनिजम्स को किन आउटसाइड रॉ मटेरियल्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है, और जो है ऐसे क्या प्रोसेस है जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो है वो हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिशन के लिए डिफरेंट मोड्स का यूज़ करते हैं, राइट। अब हेट्रोट्रोफिक क्या करते हैं, क्योंकि हेट्रोट्रोफिक अपना जो है फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, तो ये आउटसाइड रॉ मटेरियल्स में से एक तो वाटर का यूज़ करते हैं, और इनके लिए जो आउटसाइड मटेरियल्स होते हैं वो होती हैं फूड आइटम्स, और ऐसी फूड आइटम्स जो ऑटोट्रोफ्स प्रिपेयर करते हैं उनका यूज़ करते हैं हेट्रोट्रोफ्स। बट ऑटोट्रोफ्स के केस में क्या होता है, ऑटोट्रोफ्स जो है ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये आउटसाइड रॉ मटेरियल्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स का यूज़ करते हैं अपने फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, या जो इनके लाइफ प्रोसेस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। तो इसी से हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कितने प्रोसेस जो आप कंसिडर करते हो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो हमारे इसेंशियल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल होते हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं हमारे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सर्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए देखते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारा ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो हैं ये हमारे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो हमारे ऑटोट्रोफ्स हैं, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए कि जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो हमारे ऑटोट्रोफ्स हैं ये CO2 और वाटर को इनटेक करते हैं एंड देन उनको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से। और ऐसा करने के लिए ये एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है इसमें जो हमारे ऑटोट्रोफ्स हैं ये फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए अब आपके कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे हमने अभी बताया था, जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स जो है हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है प्रिपेयर करते हैं ऑटोट्रोफ्स, उस कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स या ऑटोट्रोफ को एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए, राइट। बट क्या होता है, जब का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रिपेयर होता है वो पूरा का पूरा जो है वो एक ही टाइम में यूज़ नहीं हो जाता एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। तो जो रिमेनिंग हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो प्लांट्स में या हमारे ऑटोट्रोफ्स में जो है वो यूज़ हो जाता है या स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, राइट। आप इसे लिख सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। सिमिलरली जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में जो हमारी एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और हमारी बॉडी को जो है कंटिन्यूसली
एनर्जी सप्लाई होती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ बात हो रही है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है हमारी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होती है। तो चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस होता है, इसमें ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ खास टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, इसमें जो है हमारे ऑटोट्रोफ्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं, जो कि ये एटमॉस्फेयर और सॉइल से जो है वो प्राप्त करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ये जो हमारे ऑटोट्रोफ्स हैं, ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि क्या क्या चीज़ें जो है वो नेसेसरी हैं, तो नेसेसरी हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इन चारों की प्रेजेंस से ही जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिससे कि हमारे ऑटोट्रोफ्स जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं, वो ये चारों ही चीज़ें जो है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ जो केमिकल रिएक्शन दी हुई है, यहाँ साफ साफ क्लियरली शो हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, एंड देन प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज, या उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। और इस प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन और वाटर भी जो हमारा है वो प्रोड्यूस होता है। तो हमने पढ़ा भी हुआ है कि जो प्लांट्स हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो वो ऑक्सीजन कैसे देते हैं? ऑक्सीजन हमें मिलती है हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। इसलिए आपने ये भी कहीं पढ़ा होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं, ये हमें केवल दिन के समय में ही ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ही होता है। उसके बाद आगे इसी में हमें यहाँ बताया है कि चलिए देखते हैं असलियत में क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग, एक प्रोसेस के दौरान। तो जब हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो लाइट एनर्जी का एब्सॉर्प्शन किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। अब जो हमारा क्लोरोफिल है, ये हमारा प्लांट्स में हमारे कुछ ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये जो हमारे क्लोरोप्लास्ट, जो हमारे छोटे छोटे डॉट्स होती हैं, इन क्लोरोप्लास्ट में ही हमारा जो एक ग्रीन पिगमेंट स्टोर होता है, जो कि हमारा होता है क्लोरोफिल। और ये हमारा क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है, मैंने आपको बताया भी था। उसके अलावा इस प्रोसेस में हमारा जो है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में जो है कन्वर्जन होता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग, या वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर हम कहें कन्वर्जन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसके अलावा हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। तो ये तीनों पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिए अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जो मेन प्रोसेस है, क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप ये तीनों ही प्रोसेस जो है लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ बताया है कि जो हमारे ये फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस हैं, जिसकी लाइट का एब्जॉर्प्शन करना, या फिर जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, या सोइल से वाटर को जो है एब्जॉर्ब करना, या एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ये सभी प्रोसेस जो है हम प्लांट्स जो हमारे ऑटोट्रोफ्स हैं वो तभी नहीं करते जब उन्हें फोटोसिंथेसिस का यूज़ करना होता है। वो क्या करते हैं? इनको एब्जॉर्ब करके जो है वो स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स की बात की जाए तो ये क्या करते हैं? ये नाइट में ही कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो स्टोर कर लेते हैं, एंड साथ ही जो दिन में क्या करते हैं? दिन में एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से, क्योंकि जो सनलाइट है वो हमें प्लांट्स को या ऑटोट्रोफ्स को जो है वो दिन में ही मिलती है, एंड देन जब उन्हें फूड प्रिपेयर करना होता है तो वो उसका यूज़ करके जो है फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। बट मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि जो मोस्ट प्लांट्स जो है वो दिन में ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें आप
करेक्ट लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का यूज़ दिन में करके जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड हमें करवाते हैं। बट ये नेसेसरी नहीं है कि हमें जो ऑक्सीजन है प्लांट्स वो सभी प्लांट्स दिन में ही प्रोवाइड कराएं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें 24 आवर्स जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम यहाँ पे स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा जो है ये हमारे लीव्स में जो टाइनी पोर्स हैं लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा का जो यूज़ किया जाता है, ये स्टोमेटा का क्या यूज़ है लीव्स में? तो स्टोमेटा का यूज़ होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि स्टोमेटा में जो टाइनी पोर्स हैं ये फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस होता है उसके लिए जो गैसों की जो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करना है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, उसमें जो हमारे ये स्टोमेटा है ये में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं, राइट। इसके अलावा ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ स्टोमेटा से ही जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। ये मेन या इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करते हैं, बट जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्टेम, रूट्स और लीव्स के थ्रू भी प्लांट्स में होता है। बट अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि स्टोमेटा का क्या यूज़ है, तो स्टोमेटा आप लिख सकते हैं कि स्टोमेटा जो है वो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट टाइनी पोर्स हैं जिनका यूज़ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान गैसियस एक्सचेंज के लिए किया जाता है। बट आगे देखिए, अब अगर हमारे जो स्टोमेटा है या टाइनी पोर्स हैं अगर ये कंटिन्यूसली ओपन रहेंगे, जब हमें गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या होगा, इससे जो लीव्स में वाटर स्टोर है वो भी हमारा जो है वो लूज़ हो सकता है। तो इसलिए जो है गार्ड सेल, फिगर में आप देखिए गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन होता है? गार्ड सेल्स जो है ये हेल्प करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में। जब हमारे गार्ड सेल्स जो हैं ये स्वेल होते हैं तो हमारे जो स्टोमेटा है ये जो है ओपन हो जाते हैं। बट जब हमारे गार्ड सेल्स, ये देखिए सेकंड फिगर में, श्रिंक हो जाते हैं तो हमारे जो टाइनी पोर्स हैं ये भी क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि जो अननेसेसरी रिएक्शन है वो रुक जाती है। और हमें जब हम यानी कि प्लांट्स या ऑटोट्रोफ्स को जब गैसियस एक्सचेंज की जो है रिक्वायरमेंट होती है तभी जो हमारे स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं। तो यहाँ पे गार्ड सेल का जो हमारा फंक्शन है वो भी हमने पढ़ लिया, इसे भी आप नोट कर लीजिए एग्ज़ाम्स के लिए। तो आगे देखो, आगे यहाँ बताया है कि जो वाटर है जो हमारा फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है ये प्लांट्स की रूट्स की हेल्प से, जो है प्लांट्स की रूट्स हैं ये सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं एंड देन जाइलम टिश्यू की हेल्प से, जाइलम टिश्यू के हेल्प से जो हमारा वाटर और ये हमारे जो मिनरल्स हैं जो रूट्स हमारी एब्जॉर्ब करती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब मिनरल्स को जाइलम टिश्यू की हेल्प से प्लांट्स की लीव्स और ऐसे पार्ट्स जहां इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो उसके बाद यहाँ आगे बताया हुआ है नाइट्रोजन जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा मिनरल है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो जो हमारा नाइट्रोजन है ये प्रोटीन्स और बाकी कंपाउंड्स जो प्लांट्स के लिए नेसेसरी होते हैं उनके सिंथेसिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बट क्या होता है, अब नाइट्रोजन हमारी होती है गैसियस फॉर्म में, तो नाइट्रोजन का सीधे सीधे प्लांट्स के द्वारा जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो प्लांट्स जो हैं ये नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में जो है हमारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनकी द्वारा। इसके अलावा
जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको प्लांट्स की रूट्स जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए इसेंशियल क्यों है। तो नाइट्रोजन जो है ये एमिनो एसिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स और एंजाइम्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं लाइक डीएनए एंड आरएनए, इनके सिंथेसिस में भी जो है हमारा नाइट्रोजन प्लांट्स की हेल्प करता है। इसीलिए हमारा जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारा ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि अपनी फूड आइटम्स या अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स या कहें ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड होते हैं। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका यूज़ करने वाले जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम हेट्रोट्रोफिक या हेट्रोट्रोफ्स कहते हैं, राइट। और हमारे सभी एनिमल्स, जिसमें हमारे ह्यूमन बीइंग्स या जो भी हमारे एनिमल्स हैं, वो सभी हमारे हेट्रोट्रोफिक होते हैं, जो कि अपना जो फूड है खुद से प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ हमें बताया हुआ है कि जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो फूड है वो सेल्फ ही सरफेस के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अमीबा की बात की जाए तो ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अमीबा में जो है वो न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अमीबा में क्या होता है, जो सेल की सरफेस है इसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिंगर लाइक एक्सटेंशन हैं, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये फूड जो हमारा यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, फूड पार्टिकल के सराउंडिंग जो है वो उसको कवर कर लेते हैं और एक फूड वैक्यूल जो है ये फॉर्म करते हैं। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, जो हमारा फूड है उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर वंस या ऐसे सिंपल सब्सटेंसेस में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे कि उनको साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब करना जो है वो इजीली हो जाता है। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है जब सिंपलर वंस में जो है डीकम्पोज या ब्रोक डाउन हो जाते हैं, तो उसके बाद ये साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उन्हें सेल की सरफेस के थ्रू ही जो है वो थ्रोन आउट कर दिया जाता है। करते हैं डेंटल केरीज या फिर टूथ डिके की कि ये कैसे होती है और इनसे क्या होता है। तो टूथ डिके या डेंटल केरीज तब होती हैं जब जो हमारा इनेमल है वो सॉफ्ट हो जाता है और हमारे जो दांत हैं वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है, तो क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया सेल्स, ये फूड पार्टिकल के साथ मिक्स होकर जो हमारे टीथ हैं उनके ऊपर जो है वो एक लेयर जो है वो चढ़ा देते हैं, और प्लाक या डेंटल प्लाक जिसे हम कह सकते हैं, उसकी एक लेयर जो हमारे टीथ के ऊपर जो है वो चढ़ा देते हैं। और क्या होता है, इससे जो हमारे बैक्टीरियाज हैं ये फूड पार्टिकल में जो शुगर है उसके ऊपर एक्ट करते हैं और एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो हमारा इनेमल है वो धीरे धीरे जो है सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस लेयर की वजह से ही जो सलाइवा है वो दांतों तक नहीं पहुंच पाता, और जो है प्लाक के जो प्लाक कवर्स हैं इनकी वजह से दांतों तक नहीं पहुंच पाता, और जो बैक्टीरियाज ने ये जो एसिड प्रोड्यूस किया फूड पार्टिकल्स के साथ मिलके, जो कि हमारे इनेमल को सॉफ्ट कर रहा है, सलाइवा उसको न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पाता। इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है
कि आप जो है ब्रश कीजिए ताकि इस लेयर को रिमूव किया जा सके और बैक्टीरियाज को एसिड प्रोड्यूस करने से रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इसके ऊपर एक्ट करते हैं, पल्प के ऊपर, प्लाक के ऊपर, और इससे जो है हमारे दांतों में सूजन और इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कि दांतों में कीड़ा लग जाना, और जो हमारे दांत है वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जो है दांतों का ध्यान रखना चाहिए और जो है ब्रश रेगुलर करते रहना चाहिए। तो इसके बाद हमारे चैप्टर में आगे हम करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स या बैक्टीरियाज या एल्गी हैं वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को जो है वो यूज़ करते हैं, जबकि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का यूज़ किया जाता है एनिमल्स और फंजाई के द्वारा। अभी एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स और जो भी हम एनिमल्स जो हमारे आते हैं सभी एनिमल्स इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फंजाई जो है ये भी हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो है हमारे प्लांट्स और बैक्टीरिया जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर एंड सम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ऑटोट्रोफ से जो है ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि जो हेटरोट्रोफ्स हैं ये अपने फूड के लिए जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं। और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए जो है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी है, यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है इसका जो है इसमें फूड प्रिपेयर करते हैं जो हमारे एल्गी और प्लांट्स हैं ये करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो क्लोरोफिल जो है नेसेसरी पिगमेंट है। बट हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो है हेटरोट्रोफ्स अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते, इसीलिए इनको किसी तरीके के पिगमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑटोट्रोफ्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है, बट हेटरोट्रोफ्स को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब फोटोसिंथेसिस का जो हमारा प्रोसेस है ये जो है मोस्टली अक्कर होता है दिन के टाइम में। तो जो है ऑटोट्रोफ्स हैं ये अपना जो फूड है ये जनरली जो है वो डे टाइम में जो है वो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि डे टाइम में ही जो है सनलाइट प्रेजेंस होती है। और दूसरी तरफ जो हेटरोट्रोफ्स हैं ये अपना फूड किसी भी टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो अपना फूड जो है वो ऑटोट्रोफ से ही जो है वो ऑब्टेन करना होता है। तो ये हमारे डिफरेंस थे ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के। तो इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको वो कहाँ से वो रॉ मटेरियल्स जो है वो मिलते हैं। तो प्लांट्स के बारे में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है वो होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल हैं, पहला हमारा रॉ मटेरियल जो है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको जो है प्लांट्स जो है स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से जो है वो प्राप्त करते हैं या गेट करते हैं। इसके अलावा जो वाटर है वो प्लांट्स की रूट्स के द्वारा जो है सोइल में से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो भी जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, बट जो मेनली वाटर है वो प्लांट्स की रूट्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अलावा जो है हमारा एक और नेसेसरी रॉ मटेरियल वो है सनलाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके फूड का। वो हमारे प्लांट्स में जो ग्रीन जो है पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और इसके अलावा जो प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं
उनके थ्रू जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड देन इन सब रॉ मटेरियल्स की हेल्प से जो है हमारे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जो हमारे स्टोमक में एसिड जो है वो प्रोड्यूस जो होता है उसका क्या रोल होता है। तो हमारे स्टोमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये जो हमारे फूड में जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको जो है मार देता है, उनको किल कर देता है और साथ ही ये क्या करता है, ये हमारे फूड का जो मीडियम है उसको चेंज करता है, हमारे फूड के साथ मिक्स होकर उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है ताकि जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से कई तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एट्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारे फूड पार्टिकल्स में जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको सिंपलर वंस में जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे जब पेप्सिन है ये डायरेक्ट प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये क्या करता है, पेप्सिन हमारे जो है प्रोटीन को पेप्टोड्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या करता होता है कि जो हमारा ट्रिप्सिन है वो पेप्टोड्स को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में एंड देन उसके बाद बारी आती है पेप्टिडेस की। तो पेप्टिडेस क्या करते हैं, वो पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और देन उस एमिनो एसिड्स को जो है वो हमारे ब्लड के थ्रू जो है इजीली एब्जॉर्ब किया जाता है और जो है सभी बॉडी के जो सेल्स हैं उन तक ट्रांसफ़र जो है उनको तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन सभी का जो है डिफरेंट वर्किंग होती है। ये हमारे डिफरेंट फूड पार्टिकल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स जो भी हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर, उन सब को जो है सिंपलर पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब किए जा सके एंड देन जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके लिए उनका यूज़ किया जा सके। अभी जब हमने डाइजेस्टिव या डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था तब हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो फूड डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। तो क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में जो है हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। इससे पहले के जो प्रोसेस हैं चाहे वो स्टोमक में हो या हमारे माउथ में हो, वहाँ पे सिर्फ फूड पार्टिकल्स को जो है बेसिकली जो है सिंपलर वंस में, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एंजाइम्स की हेल्प से सिंपलर पार्टिकल्स में जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो काफ़ी जब मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विली के नाम से जानते हैं। तो ये विली क्या करते हैं, ये फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर देते हैं और इन विलीज़ में ही जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये जो हमारे सिंपलर फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड देन इनको ब्लड की हेल्प से जो है या ब्लड की जो हमारा स्ट्रीम होता है उन ब्लड स्ट्रीम में के थ्रू जो है इस एब्जॉर्ब्ड फूड को की डिलीवरी करती है बॉडी के सभी सेल्स तक, ताकि जो हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट किया जा सके, उनको कंप्लीट किया जा सके। तो इसके यहाँ जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में जो हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हो जाता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। अब यहाँ देखिए आपकी जो बुक में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस दिया हुआ है वो काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, बट ये पॉइंट वाइज जो है वो नहीं है, तो इसीलिए हम इसको पॉइंट वाइज करेंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो रेस्पिरेशन का जो भी हमारा प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो रेस्पिरेशन सिर्फ ये नहीं है कि हमने ऑक्सीजन का इनटेक किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया।
रेस्पिरेशन जो है ये हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपने जो फूड आइटम्स हैं, हमारा जो फूड है उसको यूटिलाइज करके एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो कैरी आउट होते रहें। और इसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेशन है ये बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ये उसके बाद देखते हैं कि हमारे रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे रेस्पिरेशन का ग्लूकोज को पायरूवेट में जो है वो ब्रेक डाउन करना। अब ये प्रोसेस जो है, ये स्टेप जो है, ये हमारा स्टेप कैरी आउट होता है, या स्टेप जो है ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को पायरूविक एसिड में या पायरूवेट में जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अब ग्लूकोज जो है ये हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि जो हमारा पायरूवेट है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। यानी कि बेसिकली जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है उसका जो है सिंपलर वन में कन्वर्ट कर दिया जा सके, ताकि जो है एनर्जी को वो इजीली जो है वो गेट किया जा सके। अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें 6 कार्बन एटम है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जबकि जो हमारा पायरूवेट है ये 3 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें, यानी कि ये जो है सिंपलर मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है पायरूविक एसिड का जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन करना और उससे जो है एनर्जी को जो है गेट करना। अब जो फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ पायरूविक एसिड या पायरूवेट है ये हमारा टेक प्लेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक डाउन होके कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, ये डिपेंड करता है कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो किस टाइप का है। क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारे पायरूविक एसिड हैं ये कन्वर्ट होते हैं CO2 में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारे पायरूविक एसिड हैं ये कन्वर्ट होते हैं इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड में, और प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो दोनों ही केसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, बट पायरूविक एसिड जो है किस टाइप के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा ये कि जो कम्प्लीटली डिपेंड करता है हमारे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पर। तो बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है ये पहले पायरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है, एंड देन हमारा पायरूविक एसिड जो है ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस प्रोसेस में जो है एनर्जी रिलीज़ होती है और जो है वाटर मॉलिक्यूल्स भी जो है वो फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और साथ ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज है ये पहले पायरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है, देन हमारा जो पायरूविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में। एनर्जी जो है इस प्रोसेस में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें जो रिलीज़ होती है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। साथ ही जो हमारा इथाइल अल्कोहल है ये तब हमारा जो फॉर्म होता है जब हमारे माइक्रोब्स जैसे कि यीस्ट या बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है करते हैं ऑक्सीजन की कम्प्लीटली एब्सेंस में, यानी इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, तब हमारा इथाइल अल्कोहल जो है वो फॉर्म होता है। बट जो हमारे कुछ माइक्रोब्स या जो हमारे मसल सेल्स हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और इसमें जो है ऑक्सीजन काफ़ी कम या काफ़ी लो अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तब जो है हमारा लैक्टिक एसिड जो है ये फॉर्म होता है।
तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब भी हम कभी कोई वाइगरस एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है वो हमारे फूड से मिलेगी। ऑटोमेटिक सी बात है कि हमें जो एनर्जी फूड से मिलेगी, और फूड से एनर्जी मिलेगी जब हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और फूड के ऑक्सीडेशन के लिए जो है हमें क्विक सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की। बट क्योंकि हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं होती या इनसफिशिएंट होती है, या कहें कि इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि फूड का इतना ऑक्सीडेशन कर सकें कि ये लोड या कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ हो सके। अब इस इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो हमारा पायरुवेट एसिड है या पायरुविक एसिड, माफ़ कीजिए, पायरुविक एसिड या फिर जो पायरुवेट है, ये हमारा चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और इसी वजह से जो है अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है, जिससे कि हमें क्रैम्प्स होते हैं और जो पेन है वो फील होता है। अगर ऑक्सीजन की जो है सप्लाई सफिशेंट होती तो हमारा पायरुवेट कन्वर्ट होता CO2 में और हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती। बट क्योंकि हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इनसफिशेंट होती है, और इसीलिए जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जो मसल क्रैम्प्स हैं वो क्यों होते हैं, तो आप यहाँ पर ये आंसर लिख सकते हैं। तो ये है हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस, जहाँ यहाँ एरोबिक में शो किया गया है आपको कि जो ग्लूकोज है वो पहले ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में, एंड देन पायरुवेट हमारा ब्रेक डाउन होगा CO2 H2O और एनर्जी में। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप से हमारा ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, पहला ऑक्सीजन की एब्सेंस में और दूसरा लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि इस टाइप का रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में होता है, और इस टाइप का रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है यीस्ट में। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में टूटेगा, एंड देन ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट का इथेनॉल H2O और एनर्जी में। और लैक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो हमारा ग्लूकोज है ये पहले पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा, एंड देन ब्रेक डाउन होगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। तो ये था हमारा डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन में, ताकि आपको जो हमारा रेस्पिरेशन है एरोबिक और एनारोबिक वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जो है डिटेल में पढ़ने से पहले रफली पढ़ लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जब हम जो है ब्रीथ लेते हैं या सांस लेते हैं। तो क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है ऑक्सीजन वो नोस्ट्रिल्स से होती हुई जो है लंग्स तक पहुँचती है, एंड देन लंग्स में ब्रोंक्यूल्स से होती हुई पहुँचती है एल्वियोलाई तक। तो अब एल्वियोलाई में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स की जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी, लंग्स से होते हुए नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, एंड देन इस ऑक्सीजन को जो ब्लड में मिक्स की है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा होगा उसको पहुंचाया जाता है हार्ट तक। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ए पेयर ऑफ लंग्स, दो जो लंग्स हैं हमारे उनसे मिलकर बना होता है, जिसमें जो है काफ़ी कई तरह की ट्यूब्स जो हैं जो कि अटैच होती हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू। अब नोस्ट्रिल्स की बात की जाए तो नोस्ट्रिल्स हमारे जो हैं वो दो नोस्ट्रिल्स होते हैं जो कि एयर के लिए एक पैसेज का काम करते हैं लंग्स तक पहुंचाने के लिए एयर को,
और नेस्ट्रल्स की जो इनर लाइनिंग है उसमें कुछ हेयर्स होते हैं और साथ ही होता है म्यूकस। तो ये म्यूकस और हेयर, जो म्यूकस और हेयर है, ये जो हम एयर को जो इनहेल करते हैं, जब हम ब्रीथ या सांस लेते हैं तो एयर को जो इनहेल करते हैं, तो ये म्यूकस और हेयर जो है ये डस्ट पार्टिकल को जो है फिल्टर करने का काम करते हैं। साथ ही जो एयर है वो जब म्यूकस और हेयर से जो है पास होती है तो ये थोड़ी वार्म भी हो जाती है, यानी थोड़ी गर्म भी हो जाती है। नोस्ट्रिल्स के बाद आता है फेरिक्स। फेरिक्स जो है ये नोस्ट्रिल्स नेजल कैविटी के बाद जो है स्टार्ट होता है और फेरिक्स के बाद आता है लैरिंक्स। ये दोनों ही जो है एयर को पैसेज देते हैं कि वो लंग्स तक पहुँचे, और साथ ही लैरिंक्स को जो है वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एयर है वो नेज़ल पैसेज, फेरिंक्स, लैरिंक्स से होते हुए पहुंचती है ट्रैकिया तक। तो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज, फिगर में यहाँ शो हुआ दिखाया हुआ है, रिंग ऑफ कार्टिलेज से जो है मिलकर बना होता है। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है कार्टिजेनस रिंग, ये एयर की एब्सेंस में ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। देन ट्रैकिया से होती हुई जो एयर है वो पहुंचती है ब्रोंकाई तक। तो ब्रोंकाई जो है इसका भी एक पेयर होता है हमारे पास ब्रोंकाई का, जो कि वन ब्रोंचस, ब्रोंकाई का जो पेयर है ये ब्रोंचस के थ्रू जो है एक एक लंग, जैसे हमारे लंग्स के पेयर है तो एक ब्रोंचस एक लंग में, राइट। अब आगे जो ब्रोंकाई है ये फर्दर कनेक्ट होता है, जो एयर है वो हमारी ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंचियोल्स तक पहुंचती है। अब ब्रोंचियोल्स की बात की जाए तो जो ये ब्रोंचियोल्स हैं, ब्रोंचियोल्स यहाँ आगे आपको फिगर में भी दिखाया हुआ है कि ब्रोंचियोल्स आगे डिवाइड हो जाते हैं ब्रांचिस और सब ब्रांचिस में, लंग्स में। यहाँ देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर है फिगर में, तो ये है हमारी ब्रोंचियोल्स या ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स हमारी जो है ब्रांचिस और सब ब्रांचिस में डिवाइड हो जाती है। अब जो एयर है वो ब्रोंकियोल्स से होती हुई पहुंचती है एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई की यहाँ आपको फिगर में दिखाया हुआ है। जो एल्वियोलाई हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मिलियंस की जो है नंबर में हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो ब्लड है, ब्लड जो हमारी ब्लड है, ब्लड कैपिलरी, उसमें जो है ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं और उससे जो हमारा ब्लड है वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है हार्ट तक। उसके बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी हम रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होता है एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन मिक्स होती है ब्लड में, और जो CO2 है जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लंग्स से जो हार्ट से जो लंग्स तक हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था जिसमें CO2 थी, तो एल्वियोलाई क्या करती हैं, उस CO2 को जो है उस CO2 या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करती हैं और CO2 को पहुंचाती हैं ब्रोंकियोल्स तक। तो ब्रोंकियोल्स से फिर वो CO2 जो है ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स से होती हुई नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हमारा प्रोसेस होता है एल्वियोलाई में। अभी हमने पढ़े हमारे रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटर सिस्टम के जो है मेन ऑर्गन्स, मेन पार्ट्स के बारे में। अब हम हमारे ब्रीथिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में जो है दो पार्ट होते हैं, इन्हेलेशन और एक्सलेशन। तो इन्हेलेशन में क्या होता है, जब हम ब्रीथ करते हैं
तो जो हमारी रिब्स हैं हम इनको लिफ्ट करते हैं, और लिफ्ट करने से क्या होता है, जो ये हमारा डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है, जिससे कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो लार्ज हो जाती है, और इस वजह से जो हमारे लंग्स हैं उनमें एयर को जो है वो सक कर लिया जाता है, और एल्वियोलाई जो है वो हमारी ऑक्सीजन से फिल हो जाती हैं, और यहीं पर जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। मैंने आपको बताया था जो CO2 है वो लंग्स की कैविटी में डिफ्यूज हो जाती है, और जो O2 है वो हमारी ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। तो सांस लेने के बाद या इनहेल करने के बाद बारी आती है एक्सहेलेशन की। तो जब हम सांस छोड़ते हैं, ब्रेथ आउट का जो हमारा प्रोसेस है वो होता है, तो जो हमारी रिब्स हैं वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती हैं, और नॉर्मल फॉर्म आने में से जो हमारा डायफ्राम है ये कॉन्वेक्स हो जाता है, जिससे कि जो हमारी लंग्स हैं ये भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आते हैं, जिससे कि ये एयर को पुश करते हैं, और वो लंग्स से जो है बाहर की ओर जो है एयर हमारी पुश होती है और नोस्ट्रल्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब लेकिन जब भी हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग जो साइकिल है इसमें कभी भी लंग से जो है सारी एयर या कंप्लीट एयर बाहर नहीं निकलती। कुछ एयर या कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है या एयर है वो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है, जो कि ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में करती है। यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो काम है वो खत्म होता है, बट उसके बाद क्या होता है, जो हमारा एल्वियोलाई है जहां पे ऑक्सीजन को ब्लड से मिक्स किया जाता है, जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। देन हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वर्किंग स्टार्ट होती है। आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उनकी वर्किंग स्टार्ट होती है, और वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी सेल्स तक जो है पहुंचाया जाता है। तो जब हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सेल्स में क्या होता है, सेल्स में उस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसका यूज करके जो ग्लूकोज है उसको पायरुवेट एंड देन एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले जो हमारे अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो ये हमारे वो क्वेश्चंस हैं जो हम अब कवर करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है उसको ऑब्टेन करने में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज होता है। तो देखिए क्या है, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और आपको पता है कि वाटर में जो है वो ऑक्सीजन डिजोल्व जो होती है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर उससे कम होती है। इसीलिए जो है हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को अपनी ऑक्सीजन की नीड को पूरा करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है, और इसीलिए जो उनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको गैसेस एक्सचेंज के लिए ज़्यादा या वेरियस टाइप ऑफ अडेप्टेशंस जो हैं वो शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसा कि हमारे जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं गिल्स की हेल्प से या फिर जो है स्किन की हेल्प से भी रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा उनकी जो है रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग रेट जो है वो भी काफ़ी हाई होती है। बट जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है ऑक्सीजन की बेटर सप्लाई मिलती है। उनको ऑक्सीजन की बेटर सप्लाई के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत या यूँ कहें जो उनकी ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल होती है, और नॉर्मल ब्रीथिंग रेट में ही उनको ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई जो है वो मिल जाती है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि जो ग्लूकोज है वो वेरियस ऑर्गेनिजम्स में, यानी जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी को प्रोवाइड करवाने के लिए। तो अभी जब हमने एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है
वो साइटोप्लाज्म, जो कि जो रेस्पिरेशन है वो बेसिकली हमारा सेल्स में होता है। तो जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जो कन्वर्ट ब्रेकडाउन होता है वो होता है पायरूवेट में। अब अगर हमारा रेस्पिरेशन है एरोबिक, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा पायरूवेट है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और ये जो हमारा रेस्पिरेशन है, ये प्रोसेस जिसमें हमारा पायरूवेट जो है ये एनर्जी CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है, ये हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो हाई होती है एज कंपेयर टू हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सेल्स का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि जो ये एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी ATP की फॉर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और कवर हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस भी क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है ATP की फॉर्म में, और ये एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को प्रोवाइड करवाता है उनके जो फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो पहला रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जो कि बेसिकली देखने को मिलता है आपको जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यीस्ट। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, जो हमारा पायरूवेट है ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो लो है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ, तो इसमें जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और जो हमारा पायरूवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। थर्ड वन जो है ये हमारा होता है ऑक्सीजन की लैक ऑफ सप्लाई में। जब ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा ना हो, सफिशिएंट ना हो, एक लिमिट में हो, तो इस टाइप का जो रेस्पिरेशन है ये देखने को मिलता है हमारी मसल सेल्स में, जहां हमारा जो पायरूवेट है, ये हमारा जो पायरूवेट है ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब लैक्टिक एसिड जो है ये भी हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें भी जो हमारा कार्बन है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाता, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो लो होती है एज कंपेयर टू जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो अभी जब हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे एल्वियोलाई है वो ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन को मिक्स कर देती है। कैसे? क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट होता है हमारा होमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनाता है, जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट की हेल्प से, जो हमारा हार्ट है ये पंप की तरह काम करता है। तो हार्ट जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे ह्यूमन बॉडी के सभी पार्ट्स तक, सेल्स तक जो है वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पहुंचाता है। और ऑक्सीजन को ब्लड सेल्स तक पहुंचाने के बाद जो हमारा ब्लड है ये CO2 को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारी बॉडी के लिए इतनी नेसेसरी या यूँ कहें कि जो है इनटेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बॉडी से एक्सहेल करना जो है वो ज़रूरी है। तो रेस्पिरेशन का हमारी बॉडी में जो एंड प्रोडक्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन का हमने अभी ऊपर पढ़ा था, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो जो CO2 है हमारे रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट, अब ये क्या होता है जब हमारी सेल्स ऑक्सीजन को दे देती हैं, वहाँ ब्लड जो है ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुँचाता है, तो ये CO2 को उसकी डिजोल्व फॉर्म में, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ये CO2 पिगमेंट के साथ, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कंबाइन नहीं हो पाता, तो CO2 ब्लड में जो है वो डिजोल्व हो जाता है। तो वो डिजोल्व फॉर्म में जो CO2 है उसको जो है लंग्स तक लाया जाता है ब्लड की हेल्प से, और CO2 के मिलने से जो हमारा ब्लड है ये हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। अब ये CO2
वाला ब्लड जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लंग्स तक लाया जाता है एल्वियोलाई की मदद से, जहां ब्लड में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड देन उसको ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकी की हेल्प से नेजल कैविटी के थ्रू जो हमारी बॉडी से जो है वो एक्सहेल कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस जो हमारा ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स में जो हमारे लंग्स होते हैं ये गैसेस के एक्सचेंज के लिए मैक्सिमम एरिया जो है वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि गैसों के एक्सचेंज के लिए जो है वो मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड कराया जा सके। तो देखिए क्या होता है, जो हमारी एल्वियोलाई है इसमें ब्लड कैपिलरीज जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इजी हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड के थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, लंग्स टू हार्ट एंड देन बॉडी सेल्स। तो यानी कि एल्वियोलाई जो है ये गैसेस के एक्सचेंज की मेन साइट है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब हमारे लंग्स जो है वो एयर से फिल हो जाते हैं तो ये एयर जो है ये पहुंचती है एल्वियोलाई तक, और जो एल्वियोलाई है ये एयर से फिल हो जाती हैं। अब क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स हमारे दो होते हैं, हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स है। तो ईच लंग में यानी कि एक जो हमारा लंग है इसमें 300 to 350 मिलियन एल्वियोलाई है। यानी आप काउंट करें कि एक ह्यूमन का जो पेयर ऑफ लंग्स है इसमें अराउंड 700 मिलियन एल्वियोलाई है। और जब ये एल्वियोलाई गैसेस से फिल हो जाती है तो ये अराउंड 80 मीटर स्क्वायर का एरिया जो वो है वो कवर करती हैं। और इतना जो बड़ा एरिया है ये गैसेस के एक्सचेंज को या रेस्पिरेशन का जो हमारा प्रोसेस है इसको काफ़ी एफिशिएंट बना देती हैं। तो चलिए करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है हमारे ब्लड का। कैसे? जो ब्लड है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि हमारा ब्लड फ्लूइड भी होता है और टिश्यू भी होता है। टिश्यू कैसे होता है? क्योंकि ब्लड में कई सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। और इनकी जो नंबरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अराउंड मिलियंस ऑफ जो है रेड और वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, जिनसे मिलकर जो हमारा ब्लड है वो बना होता है। इसीलिए ब्लड को हम टिश्यू भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा ब्लड है ये फ्लूइड भी होता है, क्योंकि ब्लड में जो एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये फ्लूइड मीडियम ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को एक लिक्विड या फ्लूइड की तरह जो है कंसिस्टेंसी देता है। इसीलिए हम ब्लड को फ्लूइड भी कह सकते हैं और लिक्विड भी कह सकते हैं। मेरा मतलब है कि हम ब्लड को फ्लूइड और टिश्यू दोनों ही कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है। तो जो ब्लड है ये फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स को जो है इनको ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। कैसे? जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट का जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे? जब हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है इसमें जब फूड जब डाइजेस्ट होता है तो प्लाज्मा उस फूड को जो है अपने में डिसोल्व करके उसे सेल्स तक पहुंचाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल्स से वो प्लाज्मा में डिसोल्व होकर जो है लंग्स के थ्रू बॉडी से जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम से जो है बॉडी से जो है बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो अभी हमने जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और जो है सेल्स तक पहुंचती है। तो अब हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में।
तो रेड ब्लड सेल्स जो है इनकी वर्किंग क्या होती है, ये हमारी रेड ब्लड सेल्स जो है ये ऑक्सीजन को लंग्स से हार्ट तक एंड देन हार्ट से जो है बॉडी के सभी सेल्स सभी ऑर्गन्स तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो अब यहाँ देखिए जो हमारा ब्लड है ये तो एक फ्लूइड है या फिर एक टिश्यू है, हम इसको दोनों ही कह सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक तो जो है बॉडी के सभी पार्ट्स तक या सभी पार्ट्स से जो है लंग्स तक या हार्ट तक जो है ये अपनी मूवमेंट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है जो कि ब्लड को पुश कर सके, पुल कर सके। तो इस पंपिंग ऑर्गन को हम सभी जानते हैं हमारे हार्ट के नाम से। तो चलिए अब पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट, जो कि हमारा पंप भी होता है। तो जो हमारा हार्ट है ये हमारी बॉडी का अपना पंप होता है जो कि ब्लड को पुश और पुल करता है बॉडी के सभी पार्ट्स तक। तो अभी हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमें जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करवाना है ब्लड के थ्रू। अब जिस ब्लड में जो है ऑक्सीजन मिक्स होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोनों ही तरह के ब्लड को जो है हमें आपस में मिक्स होने से भी बचाना है और उनका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी करना है। इसीलिए जो है ह्यूमन हार्ट में जो है डिफरेंट चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। आपको फिगर में दिखाया हुआ है जो ये रेड वाले चैम्बर हैं ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और जो हमारे ये ब्लू वाले चैम्बर हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें CO2 डिजोल्व होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो इसी के आगे देखिए यहाँ पर जो है हमारे ब्लड की वर्किंग दी हुई है हमारे हार्ट की। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है, कैसे जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये जो है लंग्स से जो है आता है हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट ऑट्रियम में जो है हमारा ब्लड आता है। जब हमारा ये और लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स पोजीशन में होता है तो ये वेंस के थ्रू लंग्स से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑट्रियम में। और जब हमारा जो नेक्स्ट चैम्बर है लेफ्ट ऑट्रियम से वो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये एक्सपेंड होता है, ये रिलैक्स होता है, तो जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट ऑट्रियम से पहुंचता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट, तो जो हमारा ब्लड है ये पंप होता है वेंस से जो है बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक, और इस तरीके से जो है हमारा ब्लड लंग्स से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से वेंस के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स में पंप होता है। अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की। तो क्या होता है जो है आर्टरीज के थ्रू जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है ये हमारा आता है राइट ऑट्रियम में। जब हमारे राइट ऑट्रियम रिलैक्स होता है तो उसके बाद जब हमारा ब्लड राइट ऑट्रियम में आ जाता है तो हमारा राइट ऑट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि हमारा राइट वेंट्रिकल जो है ये एक्सपेंड हो जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचता है हमारे राइट वेंट्रिकल में जो कि इसके साथ वाला ही चैम्बर होता है। और राइट वेंट्रिकल जब हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से वेंस के थ्रू होता हुआ आर्टरीज के थ्रू माफ कीजिएगा आर्टरीज के थ्रू होता हुआ जो है लंग्स तक पहुँचेगा, जहाँ से जो है एल्वियोलाई के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लंग्स की हेल्प से जो है फिर होते हुए हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्सक्रेट कर दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये प्रोसेस जो है ये हमारा कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन।
और साथ ही यहाँ एक बात और नोट करने वाली है कि जो ह्यूमन हार्ट है ये हमारा 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट होता है। यहाँ आपने देखा भी कि हमारा लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल, तो टोटल ह्यूमन हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा जो हमारी यहाँ देखिए वेन्स एंड आर्टरीज, तो जो हमारी वेन्स हैं ये तो हमारी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी तरफ जो हमारी आर्टरीज है, आर्टरीज जो है ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर CO2 का जो है ये ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ आपकी बुक में ही दिखाया गया है हमारे हार्ट की जो वर्किंग है कि किस तरीके से, देखिए जो ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स या मैमल्स, इनको जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन की जो है हाईली सप्लाई की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है बॉडी को मिलेगी, सेल्स को मिलेगी, उतना ही अच्छा जो है वो ऑक्सीडेशन होगा और उतनी ही जो ज़्यादा जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उतनी ही अच्छी तरीके से जो हमारे मैमल्स हैं ये अपनी जो है बॉडी का जो, देखिए यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, जो है अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है हमारे जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स ना हो पाए। दूसरी तरफ कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है वो एनर्जी जो हमारी हमें ऑक्सीडेशन से मिलती है ऑक्सीजन के थ्रू या ब्लड के थ्रू, वो उसका यूज़ नहीं करते। ऐसे एनिमल्स में आते हैं हमारे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। इनके हार्ट जो हैं ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और 3 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से जो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो मिक्सिंग है उसको टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए जो इनका हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके बाद अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस का हार्ट जो है ये हमारा 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फिशेस हैं इसमें जो ब्लड है ये हार्ट के थ्रू जो है वो गिल्स तक पंप होता है एंड देन गिल्स, जो कि फिशेस में जो रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन होते हैं गिल्स, वहाँ से जो है डायरेक्टली ही जो है बॉडी के सभी पार्ट्स तक जो है वो पंप हो जाता है या पास हो जाता है। तो इसीलिए जो फिशेस हैं इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जबकि ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में जो है मान लीजिए ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनसे जो ब्लड है वो हार्ट तक आता है, देन हार्ट से बॉडी को ट्रांसफ़र होता है। जबकि फिशेस में क्या होता है, हार्ट से जो हमारा हार्ट है वहाँ से जो ब्लड है वो गिल्स तक गए फिशेस में एंड देन गिल्स से जो है, यहाँ देखिए फिशेस में जो है बॉडी से मान लीजिए ब्लड हमारा हार्ट तक गया तो हार्ट से जो है ब्लड जाएगा गिल्स तक एंड गिल्स से जो फिशेस में ब्लड है वो डायरेक्टली ही बॉडी के सभी पार्ट्स तक पास हो जाएगा। तो इसीलिए फिशेस में जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ बात की गई है ब्लड प्रेशर की, राइट। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए ब्लड प्रेशर जो है ऐसा फोर्स होता है जो ब्लड जो है हमारी जो वॉल्स या सेल्स की जो वॉल्स होती हैं उस पे जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है, जो फोर्स जो है ब्लड एक्सर्ट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। और अभी हमने आर्टरीज और वेन्स की बात की थी। तो जो प्रेशर, जो हमारा प्रेशर ब्लड का आर्टरीज में होता है वो वेन्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी आर्टरीज में ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है एज कंपेयर टू वेन्स। उसके बाद जो आर्टरीज में हमारा ब्लड प्रेशर होता है, अगर हमारी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में है तो उस ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और अगर हमारी जो आर्टरीज है वो रिलैक्सेशन स्टेट में है तो उस ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक
प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये हमारा अराउंड होता है 120 mm ऑफ Hg, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है ये हमारा आता है अराउंड 80 mm ऑफ Mg। ये जो ब्लड प्रेशर की यूनिट्स दी हैं यहाँ, ये जो मेजरमेंट है ब्लड प्रेशर की, ये एक नॉर्मल पर्सन के जो है ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट है। अगर इससे ज़्यादा या कम अगर जो है किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है तो वो पर्सन या हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो सकता है। ये देखिए यहाँ नीचे बताया भी हुआ कि जो ब्लड प्रेशर है इसे जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है उसे स्फिग्मोमीटर जो है कहा जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर को जो है हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर हमारा जो है ये आर्ट्रियोल्स के कंस्ट्रिक्शन की वजह से होता है, यानी जब हमारी आर्ट्रियोल्स जो है वो कसती हैं या सिकुड़ती हैं तो उससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे कि जो ब्लड का प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, और जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारे आर्टरीज जो है वो डैमेज भी हो सकती हैं, और डैमेज होने की वजह से जो है हमारी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसीलिए अगर इस तरीके की कोई कंडीशन होती है तो पेशेंट को जो है वो फिजिशियन की या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपना प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट वो करवाना चाहिए। तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम हमारे ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड ट्यूब्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज की। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो आर्टरीज है ये जो है ब्लड को हार्ट से जो है सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन करती हैं आर्टरीज। और इसीलिए क्योंकि हार्ट से जो है बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, तो जो हार्ट में जो है हमारी आर्टरीज में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर या होता है। अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ब्लड का प्रेशर है वो आर्टरीज में हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स, और इसी हाई प्रेशर की वजह से जो आर्टरीज है इनकी जो वॉल्स है ये काफ़ी थिक इलास्टिक वॉल्स होती है, ताकि हमारी आर्टरीज जो है वो जल्दी डैमेज ना हो। दूसरी तरफ अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स जो है ये बॉडी के सभी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके जो है वो हार्ट तक लेकर आती हैं। इसीलिए इनको जो है वो थिक वॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वेन्स में जो है वो जो हमारी वेन्स हैं ये अंडर प्रेशर नहीं होती, इनमें जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, और जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो फ्लो होता है, यानी बॉडी के सभी ऑर्गन से जो है वो ब्लड डायरेक्टली जो है वो हार्ट तक फ्लो होता है। इसीलिए वेन्स में जो है वो प्रेशर कम होता है और वेन्स की वॉल जो है वो ज़्यादा थिक नहीं होती एज कम्पेयर टू आर्टरीज। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए जब हमारी आर्टरीज है ये ब्लड को लेकर जब है ऑर्गन्स या टिश्यू तक पहुंचती है, तो ऑर्गन और टिश्यू जो है हमारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो इसीलिए जो हमारी आर्टरीज है ये भी स्मॉलर से स्मॉलर वेसल्स में जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, ताकि जो ब्लड है वो सभी सेल्स के कांटेक्ट में जा सके। और इन हम स्मॉल वेसल्स को जानते हैं कैपिलरीज के नाम से। तो जब ये कैपिलरीज जो है ये ब्लड या ऑक्सीजन को अगर हम कहें सेल्स तक जो है वो पहुंचा देती हैं, तो उसके बाद जो हमारी ये सेल्स हैं ये वहाँ से जो है कैपिलरीज जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो जो है वहाँ से लेती हैं, एंड देन आपस में कंबाइन होके जो है वो वेन्स की फॉर्मेशन करती है, और ब्लड को जो है ऑर्गन्स और टिश्यू से लेकर जो है हार्ट तक पहुँचाती है। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग होती है हमारे हार्ट और हमारी ब्लड वेसल्स की। तो चलिए अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, कि प्लेटलेट्स के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस कैसे होती है। अभी हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो है आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर को जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, और जिसकी वजह से जो है कई बार जो है हमारी आर्टरीज डैमेज हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। उसी तरीके से कई बार क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं
वो किसी एक्सीडेंट के थ्रू या कई बार हमें कोई खरोच लग जाए तो जो है वो ब्लीडिंग होने लगती है। तो आपने देखा होगा कि कई बार अगर आपको चोट लग जाती है मान लीजिए, तो कुछ टाइम बाद जो ब्लीडिंग है या ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो जो हमारा इंजर्ड एरिया है जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां पे प्लेटलेट सेल्स जो है आपस में कंबाइन होके जो है क्लोटिंग, जिसे हम ब्लड क्लोट या हिंदी में कहें तो थक्का जो है रक्त का, वो जमा देती हैं, जिससे कि जो है हमारे ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। और इस तरीके से जो प्लेटलेट्स है ये ब्लड के लॉस में, क्योंकि अगर ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो जो ब्लड है उसका काफी लॉस होगा, इसीलिए जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड के लॉस को रोकने के लिए जो नेचुरली सिस्टम है हमारा उसमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, और यही हमारी प्लेटलेट्स की जो है वो वर्किंग या फंक्शन होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं लिम्फ की कि लिम्फ क्या होते हैं और इनकी जो है फंक्शन या फंक्शनिंग क्या होती है। तो लिम्फ की बात की जाए तो लिम्फ जो है ये भी हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सेल्स के या कैपिलरीज के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, और इसीलिए लिम्फ को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। अब लिम्फ में जो है प्लाज्मा, प्रोटीन और बॉडी सेल, ब्लड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। बट प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के प्रेजेंट होने के बावजूद भी जो हमारे लिम्फ है ये कलरलेस फ्लूइड होता है और इसमें प्रोटीन भी काफ़ी कम होता है। उसके बाद देखिए अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो लिम्फ है ये डाइजेस्टिव या फिर जो हमारी एब्जॉर्ब्ड फैट होती हैं इंटेस्टाइन में, उनको इंटेस्टाइन से कैरी करके जो है ब्लड तक पहुंचाने का काम होता है हमारी लिम्फोसाइट या लिम्फ का। उसके अलावा जो लिम्फोसाइट से लिम्फ में जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको जो है हमारी ये लिम्फ जो है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से जो है ब्लड तक कैरी करने का या ब्लड तक पहुंचाने का काम भी जो है वो लिम्फ का ही होता है। इसके अलावा जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं ये बॉडी को कई तरीके के जो है इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन भी देती है। तो चलिए लिम्फ के बाद अब आगे पढ़ते हैं कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके से वर्किंग करता है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लांट्स में जो है सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर, मिनरल्स या फिर फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू जो है ये हमारे होते हैं। और प्लांट्स में इसमें जो है दो टाइप्स के जो है वस्कुलर टिश्यू होते हैं, पहले हमारे जाइलम और दूसरे हमारे फ्लोएम। तो अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है ये वाटर और मिनरल्स के जो है ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। जाइलम में देखिए ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर जो है इनसे मिलकर बना होता है, जिसमें ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल जो है ये हमारे कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो जाइलम जो है ये एक कंटिन्यूस जो है ट्यूब की तरह वर्किंग करते हैं, और जो मिनरल्स और जो हमारा वाटर है इनको कॉन्टिन्यूसली रूट्स से स्टेम और जो है लीव्स हैं हमारी उन तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाते हैं। दूसरी तरह अगर हम फ्लोएम की बात करें तो जैसे जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को रूट्स तक लीव्स तक पहुंचाते हैं, तो लीव्स जो है वो वाटर मिनरल्स का यूज़ करके अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो उसके बाद जो फ्लोएम है इस प्रिपेयर फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो फ्लोएम जो है वो इस फूड को प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने की काम जो होता है वो फ्लोएम का होता है। फ्लोएम जो है ये सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और बास्ट फाइबर्स से मिलकर जो है ये हमारे फ्लोएम बने होते हैं, जिसमें कि जो हमारी सीव ट्यूब्स हैं ये फ्लोएम में कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स में कैसे होता है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जाइलम टिश्यू के हेल्प से होता है, बट होता कैसे है। तो देखिए जो हमारी लीव्स हैं
जब ये फोटोसिंथेसिस करती हैं या रेस्पिरेट करती हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वो इवेपोरेट होते हैं, जो कि एक सक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। और वो सक्शन या वो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो रूट्स में जो सोइल में जो वाटर वेपर या वाटर प्रेजेंट होता है वो उसको जाइलम टिश्यू की हेल्प से जो हमारी रूट्स हैं वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और वो वाटर जो है जो हमारा फिगर में जो दिखाया है उसी तरीके से जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है और लीव्स तक पहुंचता है। और इसी वाटर में कुछ मिनरल्स भी जो है वो डिज़ोल्व होते हैं जो कि हमारे पहुंचते हैं लीव्स तक, जहां पे इनका यूज़ किया जाता है फूड की प्रिपरेशन में और प्लांट्स की जो बाकी की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सकर्शन के बारे में कि एक्सकर्शन क्या होता है। तो अभी जब हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कैसे जो गैसियस वेस्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बनते हैं उनको किस तरीके से जो है वो बॉडी से जो है रिमूव किया जाता है। लेकिन जो कुछ ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे कई तरीके के जो नाइट्रोजनस मटेरियल जो या हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल होते हैं उनको जो है बॉडी से जो है रिमूव या बाहर निकालना या एक्सक्रीट करना होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो इन नाइट्रोजनस मटेरियल्स को जो ये हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट या मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर निकाला जाए उसे हम कहते हैं एक्सर्शन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्सर्शन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो है स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जब हम एक्सर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक्सर्शन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स में एक्सर्शन का प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स में एक्सर्शन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमंस का, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया भी हुआ है किडनीज, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सब जो है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। और किडनीज जो है हमारी, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, बैकबोन की दोनों साइड एक एक किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यूरिन कैसे बनता है और बॉडी से जो है वो कैसे रिमूव होता है, तो देखिए जिस तरीके से हमने पढ़ा था ना किस तरीके से जो ब्लड है उसमें CO2 जो है, हमने रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन सिस्टम के, तो हमने पढ़ा था कि ब्लड से जो CO2 है उसको लंग्स की हेल्प से जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, जो यूरिन है उसको नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनसे जो है यूरिन को फ़िल्टर आउट कर लिया जाता है। और ये फ़िल्टर आउट किसकी हेल्प से किया जाता है? फ़िल्टर आउट किया जाता है किडनीज़ की हेल्प से, क्योंकि किडनी जो है ये हमारी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। और किडनीज़ की भी एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन क्या काम करते हैं? नेफ्रॉन जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट से जो है यूरिन को जो है फ़िल्टर आउट कर लेते हैं और फ़िल्टर करने के बाद जो ये यूरिन है ये किडनी से पास होता हुआ जो है यूरेट्रस और पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है तब तक जब तक कि इसे, ये फिगर में दिखाया हुआ है यहाँ, तब तक ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर में जो है स्टोर होता है जब तक कि इसे यूरेथ्रा के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव या रिलीज़ नहीं कर दिया जाता। तो इस तरीके से जो यूरिन है ये प्रोड्यूस होता है और बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। यहाँ आपको नेफ्रॉन की फिगर दी हुई है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जो नेफ्रॉन्स हैं ये दिखते कैसे हैं। तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स जो हैं ये हमारी किडनीज़ के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि इन्हीं से मिलके जो हमारी किडनी है ये बनी होती है। और जो किडनी के फंक्शंस हैं वो जो है इंटायरली डिपेंड करते हैं न्यूरॉन्स पर। तो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सभी न्यूरॉन्स में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल के नाम से जानते हैं। यहाँ फिगर में दिखाया भी हुआ है। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल।
और ये जो बोमेन कैप्सूल्स है ये ब्लड कैपिलरीज के एक नेटवर्क से जो है सराउंड होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ फिगर में देखिए, ये आपको दिखाया हुआ है, ये ब्लड कैपिलरीज है रेड कलर की, जो कि सराउंडिंग है बोमेन्स कैप्सूल के। और ये बोमेन कैप्सूल्स जो है ये एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी जो है उससे जुड़ा होता है, जो कि एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है। और इस स्ट्रक्चर को यहाँ देखिए फिगर में, जो नीचे ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है बोमेन कैप्सूल्स से आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। ये हमारा लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप है। देन ये जो लूप ऑफ हेनले है ये आगे जब बढ़ता है तो ये आगे जॉइंट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब डीसीटी से। ये हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है जो आगे जो है जॉइंट होती है कलेक्टिंग डक्ट से। ये देखिए, ये जो हमारे येलो कलर की, आप अगर इस फिगर को जो लाइन है इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो लाइन है ये एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। एंड देन ये डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से होती हुई जॉइंट करती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट को। ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ये फिगर में शो की हुई है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे नेफ्रॉन्स का। तो अब बात करते हैं कि नेफ्रॉन की फंक्शनिंग क्या होती है, या जो नेफ्रॉन है ये वर्क किस तरीके से करता है। तो देखिए, जो हमारी रेनल आर्टरी है ये क्या करती है, ये जो ब्लड है, अभी हमने जब पढ़ा था हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, तो क्या करती है, ये जो है ब्लड को यहाँ लेके आती है हमारे बोमेन्स कैप्सूल में। अब बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, मैंने आप ब्लड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ये क्या करती हैं, ये ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो जब ब्लड फिल्टर होता है तो जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट में वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज और यूरिया, ये चीज़ें जो हैं ब्लड से फिल्टर कर ली जाती हैं और ब्लड को जो है वापस पहुंचा दिया जाता है उसकी पोजीशन पर। तो अब जो हमारा फिल्ट्रेट है, जो बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट हुआ, जिसमें हमारे मिनरल्स, वाटर, यूरिया, शुगर और ग्लूकोज ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो हमारा जो है पास होता है बोमेन्स कैप्सूल से होता हुआ ये यू शेप स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था लूप ऑफ हेनले, यहाँ से पास होता है। देन पास होता है डीएसटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, एंड देन जो है पहुँचता है कलेक्टिंग डक्ट तक। और इस प्रोसेस में जो फिल्ट्रेट हमारा यहाँ से प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस में जो फिल्ट्रेट है उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यूरिया और एक्सेस ऑफ वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर या यूरिया होता है या जो अदर वेस्ट होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, उनको जो है पहुंचाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक। जो हमारे यूजफुल सब्सटेंस है उनको हम जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहाँ पर, और जो यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं हैं जैसे कि एक्सेस वाटर, यूरिया या अदर वेस्ट, इनको पहुंचाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन की फॉर्म में, और उसके बाद जो है यूरेथ्रा के थ्रू इनको बाहर निकाल दिया जाता है हमारी बॉडी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। आगे यहाँ बात की हुई है आर्टिफिशियल किडनीज या फिर होमोडायलिसिस की। तो होमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए, किडनीज जो है ये हमारे सर्वाइवल में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है जो वो प्ले करती हैं। बट कई बार क्या होता है, इन्फेक्शंस, इंजरीज या ब्लड फ्लो में जो है रेस्ट्रिक्शंस आने की वजह से जो किडनीज़ है उनकी एक्टिविटीज़ जो है कम हो जाती हैं, या उनकी एक्टिविटीज़ पे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि कई बार जो है डेथ भी हो सकती है। तो इन केस अगर किडनी जो है वो फेल हो जाती हैं, तो किडनीज़ के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए कि डेथ होने से बचा जा सके और जो पॉइजनस वेस्ट हैं उनको बॉडी से रिमूव किया जा सके, आर्टिफिशियल किडनीज़ का जो है वो यूज़ किया जाता है। और आर्टिफिशियल किडनी डिवाइस जिसका यूज़ किया जाता है इन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को
जो है ब्लड से बाहर निकालने का या बॉडी से बाहर निकालने का, उसे हम कहते हैं डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं जैसे यहाँ फिगर में दिखाई हुई है, जो कि एक डायलिजिंग सॉल्यूशन जो है फील्ड होता है एक टैंक में, उससे कनेक्ट होती हैं। तो इस डायलिजिंग फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये सेम होता है हमारे ब्लड की तरह। तो क्या होता है, जब पेशेंट का ब्लड जो है इन ट्यूब से, यहाँ देखिए दिखाया हुआ है फिगर में कुछ इस तरीके से, तो जब पेशेंट का ब्लड जो है वो इन ट्यूब से जो है वो पास होता है, तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो जो है वो डायलीज हो जाते हैं या डायलाइजिंग हो जाते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। और जो है इससे क्या होता है, इससे जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट हो जाता है, और जो इसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनको डिफ्यूज़न के थ्रू जो है ब्लड से जो है फ़िल्टर कर लिया जाता है, और जो प्योरीफाइड ब्लड है उसको वापस जो है वो बॉडी में पंप बैक जो है वो कर दिया जाता है। तो ये सेम फंक्शन है किडनी की तरह, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि इस प्रोसेस में जो है रीएब्जॉर्प्शन ये इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, जब हमारी किडनीज़ हैं जो ब्लड को फिल्ट्रेट करती हैं, तो ये इनिशियल स्टेट में अराउंड 180 लीटर जो है वो डेली, एक नॉर्मल पर्सन में अराउंड 180 लीटर के सराउंड जो है वो फिल्ट्रेट करती हैं, और लेकिन बॉडी से जो है रिमूव किया जाता है या एक्सक्रेट किया जाता है वो किया जाता है ओनली 1 लीटर या 2 लीटर, और बाकी का जो फिल्ट्रेट है वो किडनी द्वारा ही जो है रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो इसमें जितने भी इसेंशियल या जो बॉडी के यूज़ में लाए जाने वाले, जैसे कि एक्सेस ऑफ वाटर या जो मिनरल्स हैं, उनको किडनी द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बट इस डायलिसिस के प्रोसेस में रीएब्जॉर्प्शन जैसा कोई मेथड इन्वॉल्व नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में आगे। यहाँ हमारे चैप्टर में बात की हुई है एक्सर्शन इन प्लांट्स में, कि प्लांट्स में एक्सर्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो प्लांट में एक्सर्शन की बात करें तो जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, जब डे का हमारा जो टाइम होता है दिन का, तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन को जो है लीव्स के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और अगर हम नाइट की बात की जाए जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो उसमें जो CO2 है, जो एक्सेस CO2 है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू जो है CO2 को भी एटमॉस्फेयर में जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेस वाटर की, तो जो वाटर है उसको भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो एक्सेस वाटर को भी जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो प्लांट्स के डेड सेल्स में जो है वो स्टोर हो जाते हैं, और बाद में जो है प्लांट उन पार्ट्स को जो है लूज कर देते हैं, और जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्लांट्स से एक्सक्रेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कई तरीके के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनको प्लांट्स के जो यूज़ के नहीं होते या हार्मफुल होते हैं, वो लीव्स में स्टोर हो जाते हैं, और बाद में वो लीव्स जो है वो फॉल ऑफ हो जाती हैं, वो प्लांट्स से जो है अलग हो जाती हैं, और इस तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी प्लांट्स से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो रेजिन या गम की फॉर्म में जाइलम में स्टोर हो जाते हैं, ओल्ड जाइलम में, एंड देन उनको प्लांट्स के द्वारा जो है वो प्लांट्स की जो बॉडी है या प्लांट्स जो है वो अपने से अलग कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो प्लांट्स हैं वो अपने सराउंडिंग में जो सोइल है या मिट्टी है उसमें एक्सक्रेट कर देते हैं, और इस तरीके से
प्लांट्स जो हैं वो कई तरीके के जो मेथड हैं वो यूज़ करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को या हार्मफुल प्रोडक्ट्स को अपने से रिमूव करने के लिए, एक्सक्रेट करने के लिए। तो ये था प्लांट्स का एक्सर्शन सिस्टम। और यहाँ पे जो हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है हमने जो है सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया होगा और कोई भी ऐसा टॉपिक जो है वो नहीं बचा होगा जो कि हमारे कराए हुए जो है टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं, क्लास नोट्स जो आपके बनवाए हैं, उससे बाहर हो। अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही यूजफुल जो है अपडेट्स वीडियोस के लिए For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.